अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से कराती हूं जो बहुत खूबियों के मालिक होते हैं और इन्हीं खूबियों की बदौलत वो बहुत तरक्की पाते हैं या तरक्की नहीं पा सके होते हैं। उसकी कई वजूहात होती हैं, या उनकी कोई ज़ाती वजूहात होती हैं या फील्ड में कुछ उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है कि जो वो आगे तरक्की नहीं कर सके। आइए ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो फ़न के एतबार से आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। जहाँ पे हम उन्हें देखना चाहते थे वो तरक्की उन्हें नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी, ये उनसे गुफ्तगू करके ही हम आपको बता सकते हैं। आगा राहत बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियतें हैं, बहुत खूबसूरत इंसान हैं और माजी में प्रोड्यूसर भी रहे हैं। आइए चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आगा राहत, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने एक छोटे से अंजाम टीवी के सेट पर। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराइयों से, नेक दुआओं से आपको, आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके पूरे स्टाफ का दिल की तहे गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये अंजाम, ये चैनल है, ये अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, कामयाबियाँ दे। और यही वो चैनल है जिससे मेरे जैसे एक आम से एक्टर को मौका मिलता है नाज़रीन से तारफ़ होने का, पब्लिक के सामने आने का। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि आर्टिस्टों को अपनी ऑडियंस से मिलवाते हैं। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आज आप रूबरू बैठे हैं नाजरीन के, आप रूबरू बैठे हैं मलका पीरज़ादा के। ठीक है, आज आपसे बड़ी अच्छी, सच्ची और खरी बातें। अच्छा आगा साहब, आपका इस फील्ड में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और हर आदमी से, हर एक्टर से, हर आर्टिस्ट से होता है। मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैं जब ज़माना स्कूल में पढ़ता था तो मुझे शौक़ था, मैं अपने क्लास में ऐसे ही कोई ना कोई, जैसे आगे लोग टिकटॉक करते हैं, मैं उस ज़माने में टिकटॉक किया करता था। उस ज़माने में तो मुझे मेरे टीचरों ने, मेरे क्लास के लोगों ने कहा कि यार आप तो एक्टर हैं। तो इसी बात में एक चांस मिल गया। स्कूल में एक ड्रामा मिला, उस ड्रामे में मुझे एक अंधे लड़के का कैरेक्टर मिला कि जिसकी माँ बीमार है, दवाई से तड़प रही है, पैसे नहीं है, तो वो दवाई लेके किसी दुकान पे लेने गया तो उसने पैसे मांगे, वो दवाई लेके वहाँ भागा है और भागने के बाद गिर गया है। पुलिस ने पकड़ा है, कहता है मुझे जो मर्जी कर देना, ये दवाई मेरी माँ की ज़रूरत है, शायद मेरी इस दवाई से मेरी माँ बच जाए। तो मैं रो के कह रहा तो मुझे बड़ी खिलाफी मिली। तो उसके बाद मेरे अंदर एक जुनून, एक जज्बा उभरा, पैदा हुआ। तो मेरे अंदर एक ये ज़रा आतिफ शाह पहाड़ बढ़ना शुरू हो गया। तो बस ये शौक़ लेके आया। मेरा उस्ताद, मेरा शौक़ था। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, अपने बलबूते पर, अपने कदमों पर एक कॉन्फिडेंस के साथ आया। तो अभी तक चल रहे हैं। मगर इब्तिदा का कैसे किया आपने? पाकिस्तान टीवी जो हमारे पाकिस्तान का पहला चैनल था, वहाँ पे तहार ठाकुर साहब, सॉरी नुसरत ठाकुर साहब का और राशिद डार साहब का प्ले वक्त, वारिस की जाना मैं कौन, ये किए। फिर उसके बाद मुनीज़ा हाफिज़ साहब का प्ले छोटों की कहानी, गार की आवाज़, बच्चों का प्रोग्राम था, ये किया। इस तरह करते करते असलम सियाल, खाबर अयूब साहब, तनवीर मसूद साहब, ज़ाहिर उज़ैर साहब फौत हो गए हैं। काफ़ी प्रोड्यूसरों के साथ मैंने काम किया। यावर साहब का मैंने किया था, चौक से आल वो किया था। इस तरह करते करते, क्योंकि मैं कराची, मेरा काम था गाड़ियों का, कभी आ रहा हूँ कभी जा रहा हूँ वाला साहब के साथ, तो टाइम नहीं ज़्यादा दे सका। अब जब मैंने टाइम दिया ज़्यादा तो शायद या मेरी किस्मत या खुदा की हिकमत, ये हिसाब हुआ है। अच्छा, जब आपको टाइम मिला तो इंडस्ट्री के पास शायद टाइम नहीं था, वो बहुत तेज़ी से फ्लॉप हो गई थी। मैंने जो वक्त अपने बच्चों को, अपनी बीवी को देना था, अपने कारोबार पे देना था, वो मैंने काफ़ी टाइम स्टूडियो में लाइन में दिया है। मेरी अपनी गाड़ी जो वो टैक्सी बनी होती थी और मैं मालिक होकर ड्राइवर बना होता है। डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कैमरामैन को उनकी मंजिल तक ड्रॉप कर रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ कि यार यहाँ मुझे काम मिलेगा। मैं इनकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने उनकी खिदमत की, जैसे भी की है, लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला।
अच्छा। मुझे शिकवा किसी से नहीं है, हम्म, कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूँ या मुझे काम करना नहीं आया या मुझे काम देना नहीं आया। सही कह रहे हैं कि या आपको काम करना नहीं आया या लेना जी नहीं हाँ, बिल्कुल। आया। ठीक है, तो ये पहले टीवी आपने किया, फिर फिल्मों की तरफ आ गए। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अच्छा शुगर अल्लाह, अच्छा। अपने ज़माने के बड़े मशहूर प्रोड्यूसर थे। मनंगी फिल्म जिनकी बड़ी मशहूर है, जी जी। उनके साथ मेरे वालिद साहब की सलाम दुआ थी, काफ़ी गहरी थी। तो मुझे जुनून पैदा हुआ कि वालिद साहब मेरे मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया, रोका। फिर मैं एक पागलों की तरह चोरी वालिद साहब के साथ गाड़ी निकाली, स्टूडियो चले जाना, टीवी स्टेशन चले जाना। तो मुझे वहाँ से कोई रसाई नहीं मिली, क्योंकि वालिद साहब के सामने मैं उनके दोस्तों के पास शो नहीं होना चाहता था। मेरे अपने अजीज़ जो डायरेक्टर दुनिया से फौत हो चुके हैं, मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं बताया था कि ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये भी मेरे भाई हैं, ये मेरे भांजे हैं। जिसमें फैसल इजाज साहब मेरे सकीर फूफी के बेटे थे, सगीर कैसे भट्टी साहब मेरे चाची के बनवाई थे, डायरेक्टर थे। जानवर यहाँ फिल्म बड़ी मशहूर थी उनकी। मजीद राना साहब डायरेक्टर गुजरे हैं, उनकी पाकिस्तान को फिल्म को इंडस्ट्री में उनको एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पहली सिनेमास्कोप फिल्म इनकलाब बनाई थी। जी जी। फिर एक हमारे अजीज़ हैं आज़म जंगीर साहब, उन्होंने 12 फिल्में एज ए प्रोड्यूसर की हैं, हीरो भी आए हैं, वो भी मेरे अजीज़ थे। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आज भी है, था कि जब भी मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं अपने अंदर का जुनून बाहर निकालूंगा। लेकिन अभी तक किसी की व्यक्ति की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, किसी प्रोड्यूसर ने मुझे इस काबिल नहीं समझा। बात फिर वही आ गई, इसमें मेरी किस्मत या खुदा की हिकमत। सही कह रहे हैं। जो आपके जो इतने सारे रिश्तेदार प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे, तो उनकी फिल्में आपने नहीं की? मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया नहीं कि ये मेरे अजीज हैं, रिश्तेदार, ये मेरे इनसे। जब उनकी फिल्में लग गई फिर आपको पता चला कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। वालिद साहब ने मजबूर हो गए, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे 30 साल 25 साल मना ही करते रहे मुझे कि नहीं जाना। मैंने उनसे चोरी फिल्म प्रोड्यूसरों के साथ पार्टनरशिप की, कुछ फिल्में रुक गई, कुछ शुरू होकर रुक गई, कुछ बने नहीं। आखिरी तम तक एक फिल्म तैयार होती होती रह गई, वो भी नहीं बन सकी, वो भी पीछे रह गई। पता नहीं, मुझे खुदा से शिकवा नहीं है कि मैं हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद मेरी किसी में क्या बेहतरी है, उसकी रज़ा मेरे लिए क्या बेहतर है। लेकिन फिर भी अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, नाउमीद नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ। मुझे फिर भी उम्मीद है कि मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा, बशर्ते कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे साथ दिया। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आगा साहब जो आपके वालिद साहब आपको मना करते रहे, तो ज़ाहिर है माँ बाप जो है किसी बेहतरी के लिए मना करते हैं, जी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई औलाद कोई काम करना चाहती है, कि किसी औलाद का किसी ऐसी जगह इंटरेस्ट है, वालिदैन उसको अच्छा नहीं समझते हैं, तो औलाद को रोकना चाहिए कि नहीं, या उनको काम करने देना चाहिए? बल्कि जी बात यह है कि माँ बाप को अपनी औलाद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस जेन का मालिक है, क्या पसंद करता है, इसका जो ध्यान है वो किस तरफ जा रहा है, आया ये उसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन माँ बाप को ये भी पता होता है कि बच्चा इस लाइन पे जाके गलत ना बन जाए, गलत रास्ते पे भटक ना जाए। क्योंकि इंडस्ट्री में हम दुनिया से अलहदा होकर एक इंडस्ट्री में जाते हैं, उसमें हमें साबित कदम बनाना अपने बस की बात होती है कि किस तरह चलना है। मेरे वालिद साहब को ये पता था कि माशाल्लाह मैं खूबसूरत जवान आदमी था, आशियाबाद पहाड़ था, लड़कियों की नज़रें उतरती थी, तो उनको ये डर था कि मेरा बच्चा गलत जगह पे ना फंस जाए, कहीं धंधल में फंस जाए, ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, कोई नशों में ना लग जाए, लड़कियों का दीवाना, लड़कियों का पागल ना हो जाए, ये पूर्णना बन जाए लड़कियों का। अच्छा। तो इस वजह से वो मुझसे डरते रहे, घबराते रहे कि गलत कामों में ना पड़ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब को फौत हुए 10 साल हो गए हैं, बीवी को फौत हुए 8 साल हो गए हैं। मेरी वालदा जिंदा, उनको सलामत रखे, मेरे बच्चे हैं, उन सबको ये यकीन है कि मेरे वालिद साहब इंडस्ट्री में रह के अल्लाह ताला ने उनको ऐसी चीज़ों से महफूज रखा हुआ है जिससे इंसान की बर्बादी और बदनामी होती है। बड़े बड़े चेहरे खूबसूरत हैं, आपकी अपने वक्त में खूबसूरत थी, आज भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। हीरोइन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और एक बहादुर मर्दों की तरह शाना बशाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना आप मायूस हुए, ना आप घबराए, ना झुके, ना थके, बिल्कुल शाना बशाना चट्टान की तरह डटे हुए हैं। और आज भी आप इससे कम नहीं हैं, ना मैं किसी से कम हूँ,
देखा जरा मुझे गौर से, जी क्या ख्याल है? बहुत अच्छी लग रही हैं आप आगा साहब। जी जी, लेकिन आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं नहीं आगा साहब बहुत खुश हैं, यही तो कह रही हूँ कि ऐसे इंडस्ट्री में ना अगर मुनाफ़त ना हो तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। यहाँ जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें रोल दिया जाता है, रोल नहीं देते वो लोग, उन्हें रोल देते हैं। तो यही शायद हमारी इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि बड़े अच्छे अच्छे हीरे उन्होंने रोल दिए, जैसे कि हमारे आगा राहत साहब ने। जी हाँ, माशाल्लाह ठीक है। नहीं माशाल्लाह प्यारे से हैं, आपको तो बहुत बुलंदियों पर होना चाहिए था, हैं भी आप, मगर जो होना चाहिए था वो नहीं। मेरी वो गलती रही कि मैं प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, कैमरामैनों को कुछ ज़्यादा इज्जत देता रहा। उनको गाड़ी में ड्रॉप करना, लेके आना, ये समझता रहा कि यार इनको खुदा का खौफ आएगा, कुछ रहम दिली करेंगे, मेरे ऊपर एहसास करेंगे, यार एक बंदा हमारी किस्मत कर रहा है तो इतनी खिदमत कर रहा है तो इसके लिए कुछ करें। लोगों ने मुझे डोंस दिया। मुझे एक प्रोड्यूसर, अल्लाह जनरल शिव करे, नाम नहीं लेना क्योंकि मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, 6 माह रैल पर जाकर उनकी खिदमत करता है जैसे भी करनी चाहिए थी। तो कैमरामैन गजल साहब थे, उनके पाशा साहब राइटर थे, ये तीनों की मैंने खिदमत की, रैल पर आता जाता रहा। आउटडोर जाने के लिए मेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उनकी ओपनिंग पे मेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई, मैंने सब कुछ किया। जो भी मेरी खुशी होती थी कि मैं इनकी खिदमत करूं, मुझे बड़ा शौक है कि मैं कोई मेहमान आ जाए या किसी के पास जाऊं, अपना खर्च करके आऊं, किसी का खर्च ना करवाऊं। तो उन लोगों के साथ मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन जब हम आउटडोर पहुंचे, ये इधर शक्कर बढ़िया की तरफ, तो कैमरामैन गौजर साहब ने कहा, उस प्रोड्यूसर का नाम लेके सर आगा साहब आए हैं, जिस तरह दिन हो गए ने, इन्हों का किहड़ा करैक्टर है। अच्छा यार, तो इन्हों का ना थोड़ा जिहा फोटो सैशन लै, इन्हों का थोड़ा रिजल्ट देखते हैं कि ये जरा इन्हों फोटो बना 100-150 फोटो दी। अच्छा। उस वक्त मैं स्मार्ट था, जी बात कर रहा हूँ 30 साल पहले, खूबसूरत स्मार्ट था, प्यारा था। अभी माशाल्लाह किसी धी प्यार से कम नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने कहा थे यार, रात को बात की थी, मैंने आपको बात की थी कि अगर राहत साहब आपके लिए साथ आए किसी मकसद के लिए, इनको क्या करना है। कहते यार छड़ बड़ा साडा काम होन डया है, गड्डी सानू मिली, पेट्रोल सानू मिल रहा है, खाना सानू मिल रहा है, इन्हें काम दे देंगे, साढ़े को निकल जाएगा, साडा फायदा हो रहा है। तो नाजरीन, माफ़ी के साथ, ये मैंने किसी को बुराई नहीं की। अगर मैं अपने ज़ख्म दिखाना शुरू कर दूँ तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे खून के आंसू नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी शिकवा कोई नहीं है। वो मालिक की कायनात बेहतर जानता है उसकी रज़ा क्या है। जी सही कह रहे हैं कि आपने ऐसी बातें की कि मैं अफसरदा हो गई कि देखें ना कितनी बेहिसी है हमारी इंडस्ट्री की। जो लोग इनके साथ प्यार करें, तगदौर करें, उनके लिए ये ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये नाअहल हैं तो इसी वजह से हमारी खिदमतें करें। इसीलिए हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद है। जब हमारे लोगों में से मुनाफ़त निकल जाएगी, ये अपने आप को कुछ समझना छोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। मगर और जैसे ये लोगों को इग्नोर करते हैं तो ये खुद भी तो इग्नोर हो रहे हैं। ये कौन से वक्त के बादशाह बने हुए हैं, ये खुद भी इग्नोर हो रहे हैं। जब भी किसी को इग्नोर करते हैं, जो बासलाहियत आर्टिस्ट या फनकार होता है उसे ये इग्नोर कर देते हैं। जो उनकी जे राम करे उनको कहते हैं कि हाँ जी तुम आ जाओ। ये अपने कैरेक्टरों के साथ इंसाफ नहीं करते, इसलिए इन लोगों को खुद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों आगा साहब? ठीक है, देखिए जी, उसका ये है कि काफ़ी लोगों की बददुआएं हैं कि स्टूडियो वीरान पड़े हुए हैं। जी जी। फिल्म बनती नहीं है, अगर बनती है तो लगती नहीं है, अगर लग जाए तो पहला शो फुल नहीं होता। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की फिल्में बनाई हैं, वो भी वापस आ गई हैं, क्योंकि अब ये फिल्म नहीं बनाते, अपना एक दूसरे को चढ़ावे के लिए, एक दूसरे को ऊपर चढ़ाई करने के लिए फिल्में बनाते हैं कि मैं उसको जेर कर दूंगा, मैं उसको बताऊंगा। ये हमारे जो राइटर डायरेक्टर साहिबान हैं, उनको चाहिए कि नई जनरेशन के साथ ये सोच के फिल्म बनाए कि हमने मैसेज क्या देना है, हमने आगे जाके इन बच्चों को क्या सिखाना है। हमारा इसमें जो जज्बा है फिल्म बनाने का, उस फिल्म हमने क्या सोच के बनानी है या क्या सोच के बनाई है, नई जनरेशन को क्या मैसेज देना है, हमने क्या इसको लेसन दिया है, इसमें इनको क्या असर पड़ेगा। ये पुराने बहुत जगह तो मर गया तो नवा आया है, तो ये वो लड़की मार रही एंड पे जो दोनों मर गए, गंडअप हो गया। नई चीज़ सोचे, नई चीज़ लेके आए। लड़कियों के पीछे, लड़कियों को सामने बिठा के फिल्म सोचते हैं, लड़कियों की मजबूरी देखती है, उनको कहा जाती है लो जी मेरी फिल्म शुरू नहीं हुई, मेरा 2 लाख रुपया ख़त्म हो गया। यार वो फिल्म बनाने हो, लड़कियों को खाना खाना है, आपको मैं फ्रिज भेज दूंगा आपको, चलो मैं कल शॉपिंग कराऊंगा। तो देखें, ये ऐसी बातें फिल्म प्रोड्यूसर को नुकसान देती हैं, फ़ायदा नहीं देती, और ना ही ये चीज़ उनके हक में जाती है। सर आप फिल्म बनाने आए हैं, फिल्म का एम लेके आए और लंगोटा कस के आए कि फिल्म बनानी है,
ना मैं कोई झूठ बोलिया। नहीं तुसी सच बोलिया, ਅਸੀਂ ऐसे सच नु आगे तोड़ने हैं। मेरा किस तरह फेल ही उत्थे बनया जे नहीं, जे नहीं कोई बात नहीं, आपके अफेयर के बारे में बात करेंगे। आपकी जो वाइफ मर गई थी तो उसके बाद लव हुआ या उससे पहले भी लव हुआ था? लव तो अभी तक मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लव मिला नहीं। नहीं तो आप लव की क्या मतलब कि कोई एक सिफ्त होती होगी ना कि मैं ये लव की ये सिफ्त है, ये फलानी लेडीज में होगी तो मैं उससे लव करूंगा। आप पहली सिफ्त आप क्या सोचते हैं? पहली सिफ्त में ये होती है कि मैं एक दोस्त मेरी लड़की बनी है, उसके साथ अच्छे तरीके से सोचूं, उसको मिलूं, अच्छा। उसके साथ अच्छी दोस्ताना माहौल में एक इंसानियत के नाते में उसकी बातें करूं, वो देखूं कि वो मेरे करीब की सोच के आती है। अगर उसकी सोच ये है कि आगा साहब के पास गाड़ी है, मुझे इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसकी सोच वहाँ तक महदूद है। मेरी ये सोच, मेरी ये कोशिश होती है यार जो मुझे अपना समझे, मेरे दिल के अंदर जानकर देखे मैं इससे क्या चाहता हूँ। मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैं उसके दिल में अपनी इज्जत देखना चाहता हूँ कितनी है। जब मेरे दिल में उसकी एक तस्वीर बन गई है, उसके दिल में मेरी तस्वीर बनेगी नहीं बनी, इस तरफ यही सोच रही है कि आगा साहब आएंगे, ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, कभी शॉपिंग करा देंगे। मैं नहीं सोचता, मुझे प्यार चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। जो नहीं मिला। अच्छा ऐसे आगा साहब एक फनी सा सवाल है, कितने लव आपके फेल हुए हैं इसी कश्मकश में, तगदौर में? कितने लव आपके फेल हो गए? देखो जी, कुछ लव हैं जो मेरे तखयल में हैं। अच्छा। कुछ लव जो हैं वो इंडस्ट्री के कुछ लोगों को पता है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो पर्दे की बात होती है। देखो साइमन, आप समझते हैं ना, पता नहीं आप इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे चेहरे हैं, वो डर के होंगे मेरा नाम ना ले लो। मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, देखो ना, जिससे भी प्यार करता हूँ उसका इजहार करता हूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। ठीक है। मैंने जिस लोगों से प्यार किया या इज्जत दी है, मैंने उनको खाली प्यार नहीं किया, मैंने उनको चार दीवारी में इज्जत देने की ख्वाहिश का इजहार किया कि आप शादी कर लें, इंडस्ट्री को छोड़ दें, चार दीवारी में बैठे। नहीं समझ आई तो उनको बात नहीं समझ आई? नहीं समझ आई। तो बाद में क्या वो मधुबाला बन गई थी? कुछ लोग तो घर बैठ गए हैं, कुछ लोगों ने अभी भी वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते हैं तो मैं सलाम लेके पीछे हट जाता हूँ। वो कहते हैं आगा साहब हमसे नाराज़ हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इस काबिल नहीं कि आपसे नाराज़ हूँ, आप बड़े लोग हैं। मैं सलाम कह के जान बचा के चला जाता हूँ। अच्छा बाबा। अच्छा आगा साहब, एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है जो मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कैसे सीधा करें, कैसे उनको राह रास्त पे लाएं? कोई फार्मूला है आपके पास तो नाजरीन के सामने पेश करें। ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया गुब्बा, इन्होंने समझाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। ये इनको समझाने के लिए आप सबसे पहले जो स्टूडियो मालकान हैं वो मैदान में आए, अपना स्टूडियो का जो हाल है वो ठीक करें, अपनी इंतज़ामिया ठीक करें और खुद 2-4 फिल्में प्रोड्यूस करें। ये दोनों स्टूडियो मालकान, शाहनूर तो तकरीबन ख़त्म है, एवेन्यू वाले भी सोए हुए हैं भंग पी के, बारी वाले भी कभी बेचते हैं, कभी उनकी सुनते हैं जी बिक गया, बयाना हो गया, नहीं हो रहा, बिक गया। उन्होंने पुरसाने हाल स्टूडियो को छोड़ा हुआ है। जाकर देखें कितनी गंदगी है, अंदर एंटर होते लगता नहीं हम स्टूडियो आए हैं कि किसी बड़े पुराने पेड़ के उजड़े खेत में आए हैं। तो जब तक ये सूरत जो सॉरी सर मालकन साहब, जो भी आप सुन रहे हैं माफ़ी के साथ, आप लोग तवज्जो देंगे स्टूडियो पे तो प्रोड्यूसर आप लोग तवज्जो देंगे, आप तवज्जो देंगे अपने इंतज़ामिया पे तो लोग आपको सराहेंगे, आपको सलाम करेंगे कि यार इंतज़ामिया के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, आने वाले प्रोड्यूसर साहब वो उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा है। आप भी 2-4 फिल्में बनाने शुरू कर दें, प्रोड्यूसर आ जाएंगे। तो जब तक ये सब लोग सोए हुए हैं तो आने वाले कितना कि इनको जगाएंगे, बल्कि वो भी आगे सो जाएंगे। कोई खूबसूरत मलका जैसी खूबसूरत लड़की आ जाएगी, हम आपको जी फिल्म बना रहे हैं 9 साहब के, आप टाइटल हमारा कर रही हैं, तो मलका साहब आप खुश हो गए, 2-4 महीने आए गपशप मारी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम साढ़े पिंड का बंदा कदर हो गया, फिर जल्दी आवांगे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये सूरत हाल चल रही है। हाँ ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। एक ये भी होता है कि ये हमारा यानी कि शौक तो है, ये हमारा रोज़गार भी है, ठीक है ना। जब भी हम अपने रोज़गार पे खड़े होते हैं तो बिस्मिल्लाह करके और अल्लाह का नाम लेके उसको याद करके जो काम शुरू किया जाता है, कोई मकसद लेके जो काम शुरू करते हैं उसमें हम तरक्की पाते हैं। जिसका कोई मकसद नहीं होता वो मंजिल कभी नहीं मिलती, ठीक है ना। मंजिल का तयन आपकी नीयत पर भी, आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत है सिर्फ ब्लैकमेल करना, किसी को ऐसा कुछ करना, तो इस तरीके से मंजिलें नहीं मिलती। आगा साहब आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल मुतफिक हूँ। बात आप मुझसे कम कर रहे हैं, ज़्यादा कहने की तरफ देखें। आप कैमरे से जवाब पूछेंगे कि मुझसे जवाब पूछेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नाजरीन जो है हमारे सामने मौजूद हैं,
हमने उनके लिए इंटरव्यू कर रहे हैं कि वो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं। तो आप इससे मुत्तफिक हैं कि हमारे जो लोगों के पास है कोई नज़रियात नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि खुश करने के लिए वो फिल्म शुरू कर देते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई नई बात लेके आए, नई चीज़ लेके आए, तो क्यों नहीं मतलब फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। ये अब पता कैसे करो क्या हुआ, पिछले रईस साहब के फौत होने के बाद अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, हमारा जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया है। जी जी। अब जो 10 साल से सूरत हाल है कि फजूक में हार, चाचा टांगे वाला, माजा टहरा वाला, वो सब आ गए हैं घर से हीरो बन के। प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, तो अब वो किसी अच्छे डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, ना वो सैयद नूर साहब के पास जाएंगे, ना वो मसूदी भट्ट साहब के पास जाएंगे, ना वो ताब साहब के पास जाएंगे, ना वो दाऊद भट्ट साहब के पास जाएंगे, ना वो सैयद राना साहब के पास जाएंगे, ना शाहिद राना और संगीता के पास। अब वो जो बाहर बारिश स्टूडियो के कंटीन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। अब वो जो फिल्में बनाएंगे वो फिल्में नहीं बनाते, कहते यार ऐसा शौक पूरा है, सारी दिहाड़ी बनती गई। अच्छा, वो दिहाड़ी के लिए काम कर। हाँ, वो फिल्म को खींचते हैं कि लपेटो इनू साड़ी दिहाड़ी बनती भी ना, उन्होंने कोई पता है। हमारे स्टूडियो मालकान को, ऑनर को ये चाहिए कि जो भी डायरेक्टर्स लाते हैं वो उनकी पूरा सर्टिफिकेट देखें, क्या है इनकी काबिलियत, क्या है, आया इस काबिल है कि डायरेक्शन कर सकें। प्रोड्यूसर आ रहा है, प्रोड्यूसर के पास पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसकी बैंक अकाउंटिंग में इनकमिंग गोइंग क्या है, उसका कोई अपना ज़ाती कारोबार है, इसलिए फिल्म बनानी है, या डायरेक्टर इस काबिल है कि ये फिल्म बना सके, राइटर पढ़ा लिखा है, उनका स्टाफ जो फिल्म प्रोडक्शन में हमारा काम करता है उनकी इतनी काबिलियत नहीं होती, वो इतने अहलियत मालिक नहीं होते कि वो फिल्म बनाएं। लेकिन लोग आते कौन उनके पास, और ढोल बजाने वाला आ गया, रेड़ा बेचने वाला आ गया, बड़े बेचने वाला आ गया, और जी फिल्म बनाओ जी, मैं हीरो हूँ जी, मैं प्रोड्यूसर हूँ जी। अब वो फिल्में 10-10 साल से, 12-12 साल से डब्बों में पड़ी हुई हैं। अब लोग आते हैं, बनाते हैं, जब लगने की बारी आती है वो कौन टेली फिल्मों को खरीदेगा। जिन फिल्मों में पुराने गाने ठोक दिए वो फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं। अब कैप्टन सैम की जो फिल्म होती है वो कौन देखने जाता है। जो प्रोड्यूसर आते हैं वो अपना शौक पूरा करते हैं, लेकिन मालिकान को चाहिए कि उनके शौक में उनकी इंडस्ट्री खराब हो रही है, वो बदनाम हो रही है, उनका रूज नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आगा साहब आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम किए जाएं? वो इक़दाम क्या जो स्टूडियो के मालिकान हैं वो करें, या जो सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कोई ऐसी ज्यूरी बनाएं जिसमें कोई ऐसे निकात बनाए जाएं और उसको पेश किया जाए और उसके तहत अमल दरामद कराया जाए। अल्लाह करे कि आपकी बात सुनने वालों को समझ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो चूहे और बिल्ली का साहब आ गया, घंटी बांधेगा कौन। कोई नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात करे, उस पर अमल दरामद हो। हर आदमी आपकी चौधरी बना हुआ है, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो तब फल फूल सकती है मालिकान तवज्जो दे। अच्छा आगा साहब, एक बात और है, मालिकान के अलावा गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है? आप क्या समझते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है इस पे गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं रख सकती? ये सवाल काफ़ी जो साबका हुकूमतों के दौर में भी हुआ, वो किस बलबूते पर आपके पास आए, किस चीज़ को सामने रखते हुए वो आपकी मदद करें, स्टूडियो मालिकान की या फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसरों की। वो कुछ उनका अपने लाए हमला तैयार ही नहीं होता, उन्होंने क्या करना है उनको खुद पता नहीं होता कि हम क्या लेके आए हैं, क्या लिखाना है, क्या करके बनाना है। तो कैसे गवर्नमेंट आपका तहफ़्फ़ुज़ दे? देखें, अगर इंडस्ट्री के लोगों को कोई सूझबूझ नहीं आ रही तो ये हमारी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, कोई ऐसी शराइत रख दे, यानी कि प्रोड्यूसरों के आगे या डायरेक्टरों के आगे कि भाई इन शराइत पे वो हमें गवर्नमेंट, हमें से मुराद ये कि उन लोगों को कर्जा दे दे एक माकूल, जिससे वो फिल्म अपनी स्टार्ट कर लें या कुछ ऐसा कर लें कि, और उसमें फिर ये होगा कि एक कंपटीशन हो जाएगा, जो अच्छे लोग होंगे वो सामने आ जाएंगे और जो गलत लोग होंगे वो फारिग हो जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। आप बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इसके सामने जो आपको मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में लोग अनपढ़ हैं। बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे वो घर में चले गए अपनी इज्जत बचा के। वो किस बलबूते पर आपको कोई कंपनी, कोई बैंक आपका कोई नहीं साथ दे सकता। आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियाँ फाइनेंस करती हैं, गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं होती, कंपनियाँ आ जाती है, इन्होंने फिल्म बनानी है, ये फिल्म लग के स्टैंड पे भी आएगी, और ना भी ये फिल्म हिट हो, ना भी कामयाब हो, लेकिन उनके पैसे कवर कर जाती हैं, वो फिल्म को फिल्म समझ के बनाते हैं, अपना शौक नहीं पूरा करते। नहीं तो ऐसा कुछ पाबंदी ना लग जाए स्टूडियो के अंदर
कि पहले उनकी तालीम देखी जाए और उनका सारा सिलसिला देख के फिर उनको ऑफिस दिए जाएं हैं और फिर उनको एनओसी मिले फिल्म। यही तो मैंने ऐसा आपको कुछ लाहे अमल बनाना यही चाहिए। तो मैंने कहा पहले आपको कि इंडस्ट्री को एक अपना ऐसा बायोमला तैयार करे, ऐसा सेटअप बनाए, एक रूल बना दें कि इंडस्ट्री में कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता है वो सबसे पहले अपना इंटरव्यू दे, उनको बताए कि मेरा ये कारोबार है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे डायरेक्टर साहब हैं, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपना शौक लेके आया, मैं एक एम लेके आया हूँ कि इंडस्ट्री को हमने कैसे रूज पे लेके जाना है, ये जुआल से कैसे और कब निकालना है। ये तभी होगा जब स्टूडियो मालिकान जो सोए हुए हैं वो उठेंगे। अच्छा, वो सोचेंगे हमने इसको कैसे रूज देना है, इसकी तरक्की कैसे करनी है, इसको पहली अपनी सतह पे बहाल करने के लिए हमने क्या करना है। ठीक हो गया। अब ये भी है कि आपस में जो लोग हैं, जो हमारे बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि जो इस किस्म के दूसरे लोग आए हैं उन्होंने बड़े लोगों को तो बिल्कुल ही हटा दिया है। जी तो वो भी अपना मतलब हट गए, खामोश हो गए कि चलो ठीक है जी ये जो कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई मुस्बत तरीके से सोचना पड़ेगा, कोई लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा कि दोबारा से इंडस्ट्री उरूज पे पाए, और जो फजूल लोगों का खात्मा कैसे किया जाना चाहिए उसके लिए सोचना होगा। क्या ख्याल है मलका जी? हाँ, ये जो फजूल लोग हैं ना, ये जब जाएंगे ना तो, और एक एलिगेशन और लगाना चाहिए, कई लोग होते हैं जैसे आगा साहब हैं, किसी रोल के मतलब मुस्तहिक हैं या इनको काम करना चाहिए उस रोल पे, वो आगा साहब को रोल नहीं करा देते हैं, किसी ऐसे थर्ड क्लास बंदे को करा देते हैं जो एक्टिंग से दूर दूर तक मतलब वाकिफ नहीं है। ऐसी एक जूरी बैठनी चाहिए कि अगर ऐसी फिल्म में कोई ऐसा बंदी कास्ट हो तो फौरन जूरी उसे रोके, या क्या कर रहे हैं। देखो जी, वो पैसे देता है, मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, मैं कहीं मैं बगैर पैसे को काम नहीं ऐसा रोकना चाहिए ना। ऐसे रोकेंगे, ऐसे कोई सद्देबाप करेंगे तो फिर ही आगे होगा। ऐसे भीड़ चाल चलती रहेगी तो हमारी इंडस्ट्री तो किसी जगह भी नहीं पहुंच सकती है। जी वो बात हो गई कि ये चीज़ मालिकान सोचे कि हमारा बड़े सगीर में एक नाम है, बारी स्टूडियो का एक बहुत बड़ा मुकाम है। जी जी। जैसे आपके चैनल का नाम अंजाम है, इसी तरह उनका भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। बारी स्टूडियो का एक बहुत बड़ा ठीक है नाम है, मकाम। अब उनके मालिकान को माफी के साथ जनाब बारिश साहब, फैमिली साहब, आप मोहब्बत बड़े अंदाज से देखें, गुस्से से ना देखें। इंडस्ट्री आपकी है, मालिक आप हैं, ये अरूज पे जाएगी, आपको कितनी खुशी होगी, आपको इनका नाम होगा, आने वाले प्रोड्यूसर एक्टर फूले फलेंगे, कारोबार होगा, रिज़्क होगा। हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, बच्चों का रिज़्क तो खो दिया है, लेकिन आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। बात फिर वही, शिकवा कोई नहीं किसी से। पढ़े लिखे डायरेक्टर हों, पढ़े लिखे राइटर हों, नई जनरेशन पढ़ी लिखी हो, प्रोड्यूसर हों, तो फिर ये पूरा एक बायोमला तैयार हो गया, एक खूबसूरत एक माहौल बनेगा, एक खूबसूरत एक मकाम बनेगा। उस मकान में अच्छे लोग आगे रहेंगे, वहाँ से टीम वर्क बनेगा, एक नई स्टडी के साथ नया काम उभरेगा। जब तक आप लोग पढ़े लिखे लोग इसमें इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, मालिक जो है स्टूडियो के, जो भी मालिकान है एवेन्यू वाले के, वो एक ऐसा शेड्यूल बनाए, एक ऐसा असूल बनाए कि आने वाला डायरेक्टर, राइटर साहब, प्रोड्यूसर साहब पढ़े लिखे हों। हर बंदा जो आके मुँह उठा के मैं हीरो हाँ, जिसको मर्जी डायरेक्टर पढ़ लिया, भावें उन्होंने घर रोटी खान का पता ना हो तो भी डायरेक्शन करता पे, उन्होंने गुफ्तगू नहीं पता, कपड़े किस तरह पाने, किस तरह गुफ्तगू करनी है, डील किस तरह करना है, वो भी डायरेक्टर बने ने, और जिन्होंने घर ही बढ़न देंगे वो भी डायरेक्टर बने ने। ठीक है जी, तो इस चीज़ तो तौबा करो, गल्लां चीज़ों तो बचो, आने वाली जिंदगी नूं, आने वाले वक्त नूं बचाओ। इंडस्ट्री का खूबसूरत एक मुकाम सी उन्होंने बहाल करो। तारी मेहरबानी सरकार, मैं बड़ा आजिज़ आदमी हाँ, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, दुआ कर रहे हैं कि यह गल्लां कह के सुनो, तुम अमल हो, वो ना बाद जो मेरी एंट्री बैन कर दे। नहीं वो तो ज्यादती होगी, वो नहीं। सच सुनने की ना मतलब कानों को आदत होनी चाहिए एक, और सच बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। जो लोग सच बर्दाश्त नहीं करते हैं, वक्ती तौर पे बोल बुला के चुप हो जाते हैं, वो बहुत पीछे चले जाते हैं। नहीं, आपको तो शायद वो माफ़ कर दें, मेरी शायद शामत आ रही। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। सबसे पहले बारी स्टूडियो का गेट सही होना चाहिए, फिर उसके जो फल पौधे जो भी हैं वो सेट होने चाहिए। जो लोग शूट बाहर करते हैं वो बारी स्टूडियो में या एवेन्यू स्टूडियो में करें तो रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। उसके लिए कि मालकान को ना हाथ हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बेकार पड़ेगी ये चीज़ें, तो अगर हल्का हाथ रखेंगे, थोड़े पैसे लेंगे तो ज़्यादा शूट होगी, लोग स्टूडियो में आएंगे जाएंगे, तो उनमें कोई अच्छे प्रोड्यूसर भी रुड़ते रुड़ते आ ही जाएंगे। हाँ जी, हमारी दुआ है जी, हमारा अल्लाह पाक हमारे इंडस्ट्री को पहले की तरह बहाल करे। और वो कह रहे हैं कि बस ठीक है, बस कर। नहीं ठीक है। अच्छा आगा साहब,
आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? बातें तो बहुत सारी हैं, सारी रात भी करेंगे तो ख़त्म नहीं होंगी, तो आप कोई नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम नाज़रीन से कुछ बात करें। सर जी, सबसे पहले तो आपको मैं इस बात का आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें बर्दाश्त किया इतनी देर। सच जो है ना, सच वो कड़वा होता है। कहते हैं पंजाबी च, सच अखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ अखां ते कुछ बचदा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, किसी के ख़िलाफ़ नहीं करता, अच्छी बात करता हूँ, अच्छा पैगाम देता हूँ। उस पर कोई आदमी अपनी गुस्से की नज़र से देखे तो मैं बहुत बुरा हूँ, मोहब्बत की नज़र से देखे और सोचे तो मेरी बात अच्छी लगेगी। आप लोग सिर्फ ये कोशिश करें कि इंडस्ट्री को हमने बहाल कैसे करना है, आने वाली नई जनरेशन को हमने क्या देना है और किस तरह हमने इस शेड्यूल को पाया तकमील तक पहुँचाना है। कोई ऐसा लायामला तैयार करें कि इसको हमारी इंडस्ट्री को अरूज पहुँचे। हमने अपनी ज़िंदगी खून पसीना इधर बहा दिया है, बच्चों का अच्छा वक्त कमाई सारी हमने इधर बहा दी है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं, शिकवा नहीं है। हमने इधर अपना खून बहा दिया है। ये अल्लाह पाक, जब हम आए थे तो ये बहुत अरूज पे थी, हम आज भी अरूज पे देखना चाहते हैं। स्टूडियो मालकान जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों, राइटरों, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपको सॉरी करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, देखा कि आका साहब ने कितनी अच्छी बातें करी हैं, बड़ी सच सच बातें करी हैं। तो जो भी लोग देखें वो इसको बुरा ना मनाएं इनकी बात को, बल्कि इसको फॉलो करें कि हमें ऐसा करना चाहिए। सच सुनना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। सच सुनने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बल्कि आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।